Hello students, welcome to World Students Co. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we were discussing our chapter 3 that is electrochemistry. Right? In the previous lecture we discussed about the Nernst equation. Right? हमने Nernst equation discuss करी थी, उसकी standard and non-standardized form discuss करी थी. लेकिन अब Nernst equation जो थी वो तो हमारे पास एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हुई रिएक्शन के लिए थी. ठीक है, अगर हम डेनियल सेल पे वापस जाए तो डेनियल सेल के केस में एक कंडीशन ऐसी आ रही थी जहां पर दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए थे. मतलब एक हमारे पास सेटअप आ गया था जहां पर हमारे पास ईएमएफ जीरो हो गया था, जहां हमारे पास पोटेंशियल वैल्यू जीरो हो गई थी. अब उस कंडीशन पे नर्स्ट इक्वेशन को कैसे निकालेंगे आज के लेक्चर में वो देखेंगे. एंड इसी की फॉर्मेशन जो हमने अपनी क्लास 11th में गिब्स एनर्जी करी थी उसकी ही कंडीशन इस लेक्चर में करेंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम दी नर्स्ट इक्वेशन इन द केस व्हेन द पोटेंशियल इज जीरो. और उस केस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो क्या हुआ जब हमारे पास एक यहाँ पे रिएक्शन है, एक यहाँ पर रिएक्शन है, दोनों कांस्टेंट होगी तो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया जहां पर मेरे पास बिल्कुल एक कांस्टेंट सॉल्यूशन आ गया. राइट, जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया. राइट, एक वो कंडीशन, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे. सो एज द टाइम पासेस द रिएक्शन प्रोसीड्स, द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव keeps on increasing and the concentration of Cu2 positive keeps on decreasing. तो जब रिएक्शन हो रही थी तो एक ऐसी कंडीशन आई जहां पे Zn2 पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन बार बार दे ही जा रहा था और कॉपर की जो कंसेंट्रेशन थी वो कम होती जा रही थी. ऐसा क्यों हो रहा था, देखो याद करो, जब Zn था वो अपना इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा था उसका कहाँ हो रहा था, दूसरे वाले फ्लो में हो रहा था जहाँ पे कैथोड की रोड थी, मतलब कॉपर की रोड थी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था. राइट, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कॉपर जो थी, ठीक है, वो जो था वो उस इलेक्ट्रोड पे आके पेस्ट होने लग गया था. जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा कॉपर जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे जा रहा था. तो बेसिकली क्या है कि अगर कॉपर अगर उस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहा है तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि कॉपर की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होगी और उस इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा होगी. वो सिचुएशन आ गई. At the same time, voltage of the cell on the voltmeter keeps on decreasing. और इस वजह से क्या हुआ कि चलो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है लेकिन कॉपर की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से, ठीक है, वोल्टमीटर की रीडिंग भी कम होती जा रही है. क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो हमारे पास कैथोड पे जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से सारा कॉपर उस पर आ गए. अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम देयर इज no change in the concentration of Cu2 positive and Zn2 positive. तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड है, एक कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ से Zn2 पॉजिटिव ने कहा कि मैं और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता और कॉपर ने कहा कि मैं और आके इससे रिएक्ट नहीं हो सकता. मतलब दोनों स्टेबलाइज हो गए. जितना भी कॉपर था वो क्या हो गया, उसको उतना इलेक्ट्रॉन मिल गया और जितने Zn थे उसने सारे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो वो आ गई और वोल्टामीटर की रीडिंग हो जाएगी एक जीरो पे आ जाएगी. क्योंकि जब दोनों ने ना बोल दी, दोनों ने बोला कि हम और रिएक्ट नहीं कर रहे, दोनों ने ना बोल दी तो वोल्टमीटर को तो जीरो पे आना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, ठीक है, पहले वो बेस्ट फ्रेंड्स थे लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करना बंद कर दी. ठीक है, अब एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया तो उनकी फ्रेंडशिप में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा. वो फ्रेंडशिप भी नील की तरफ बढ़ती रहेगी, जीरो की तरफ बढ़ती रहेगी. वो ही यहाँ पर हुआ कि जो Zn और Cu था, ठीक है, जब वो मिलके काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा पोटेंशियल आ रहा था. लेकिन जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों ने ना कर दी तो बेसिकली उसके बीच में भी एक पोटेंशियल जीरो जनरेट हो गया. और जब वो वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया. क्या बोलेंगे हम उसे, इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया. तो क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, एक इक्विलिब्रियम जब कोई भी करंट नहीं है सर्किट के अंदर तो डेनियल सेल की जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और मतलब कि ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ई नॉट नहीं, ई नॉट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो ई नॉट की वैल्यू नहीं जीरो होगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी.
ठीक है, डेट इज ZnS जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि कॉपर भी इसको वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि वो Zn बन जाए, और कॉपर अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ठीक है, और सेम टाइम पे Zn भी वापस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि कॉपर एक स्टेबलाइज हो जाए। तो एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है और इधर जो है ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें, ठीक है, अगर मैं इस केस में नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर ई नॉट सेल ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ, ठीक है, किसका था, Zn 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu 2 पॉजिटिव, ये चीज थी। अब जो ई सेल है ये मेरे पास 0 हो गया, तो बेसिकली आंसर क्या बन गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, ये पूरी इक्वेशन 0 की इक्वेट होगी। तो अब मैं क्या करूंगी, इस नॉट सेल को उधर ले जाऊंगी, तो माइनस ऑफ ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ Zn 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu 2 पॉजिटिव, और इस नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, एक कि ई सेल जो है, ठीक है, ई नॉट सेल जो है वो क्या हो जाएगा 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ, ठीक है, Zn 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu 2 पॉजिटिव के बराबर आ गया। इतनी इक्वेशन आ गई। अब मैंने सोचा कि चलो स्टैंडर्ड कंडीशंस की एप्लीकेशन डाल देते हैं यहाँ पे। अगर मेरे पास स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो गया, ये चीज इक्विलिब्रियम में हो गया, तो मैं Zn की कंसेंट्रेशन जो मतलब कि इनकी मोलारिटी है उसको किस फॉर्म में लिख दूंगी, Kc के फॉर्म में लिखूंगी, वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, Kc की वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो मैं इस कंसेंट्रेशन की जगह Kc लिखूंगी और एट स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख दूंगी, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303 RT डिवाइडेड बाय F किसके बराबर आ रहा था, 0.056 के बराबर आता है, 519 के बराबर आ रहा था, डिवाइडेड बाय n ऑफ लॉग ऑफ Kc, ये आ रहा था। अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, log ऑफ Kc जो है वो और ई नॉट सेल, डेनियल सेल के लिए वापस जाएंगे, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने कांस्टेंट क्या लिखी थी, 1.1v लिखी थी, 1.1v ली थी। तो अगर मैं log ऑफ Kc निकालूं तो log ऑफ Kc क्या हो जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 1.1 इंटू 2, क्योंकि डेनियल सेल के लिए n की वैल्यू 2 थी, डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है, एंड log ऑफ Kc हमने निकालना है, तो ये मेरी वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारे पास 37 समथिंग, राइट, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आती है हमारे पास 37.288, ठीक है, 37.288। अब देखो यहाँ पे log है तो दूसरी जगह जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग, तो Kc इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 37.288, तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 2 इंटू 10⁻37 समथिंग, राइट, तो मतलब Kc की वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी आ जाती है जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डेनियल सेल। ये डेरिवेशन कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डेनियल सेल क्या होगा, या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया, तब मेरे पास क्या रिलेशन आता है नर्स्ट इक्वेशन का, और यू कैन से रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है। अब इसके कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो इसके कंक्लूजन क्या आते हैं हमारे पास, इसका कंक्लूजन पहला है कि
Hence, the value of Kc determines the extent of cell reaction. तो Kc हमारे पास बता रहा है कि कितनी सेल रिएक्शन होगी, मतलब कि कितना हमारे पास कौन सा पॉइंट वो आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब पोटेंशियल जीरो होगा. ठीक है, इन जनरल एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम के केस में यहाँ पे क्या है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल्स टू जीरो. ई सेल जीरो है तो ई नॉट सेल की वैल्यू आती है 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ Kc, where Kc is the equilibrium constant, right? तो ये हमारे पास एक रिलेशन है नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ Kc. अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा है. ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो सबसे पहले ई नॉट सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ Kc के. ठीक है, मतलब डिपेंडेंस है कि Kc ही जनरेट करेगा, Kc ही बताएगा कि कितनी सेल रिएक्शन होगी, पहली चीज. और ई नॉट सेल जो है वो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो ई नॉट सेल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी जनरेट हो जाएगा. राइट, अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में कैसे हम अपने आंसर्स निकालेंगे. ठीक है, तो क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन FeS प्लस CD2 प्लस. ठीक है, इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ है वे CD2 प्लस अब्लिक CD माइनस 0.40 और Fe2 प्लस की वैल्यू दी हुई है. क्लियर. ठीक है, तो देखो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, CD2 प्लस की हो रही है. तो E कैथोड की वैल्यू क्या आएगी, E कैथोड जो होगा वो होगा CD2 प्लस होगा. तो ये होगा हमारे पास E नोट CD2 प्लस ऑब्लिक CD. और E एनोड क्या होगा, E एनोड क्या होगा हमारे पास, E एनोड जो होगा वो होएगा E नॉट ऑफ Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe विच इज माइनस 0.44V. तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, ई नोट सेल की वैल्यू निकालेंगे. ई नोट सेल इज नथिंग बट ई कैथोड माइनस ई एनोड. राइट, ये तो हमारे पास क्या है, माइनस 0.40 माइनस ऑफ वैल्यू 0.44, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.40 प्लस ऑफ 0.44, तो कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04V. तो ई नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, प्लस में 0.04V. अब मेरे को क्या निकालना है, कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही हमें वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो हमारे पास ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब n की वैल्यू इधर क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ Kc. ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू ये इक्वल हो जाएगा 0.04 के बराबर हो जाएगा. तो लॉग ऑफ Kc निकालने तो क्या करेंगे 0.04 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ Kc. ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kc. तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर जनरेट होएगा वो आ जाएगा 1.36. ठीक है, अब Kc जो है यहाँ पे लॉगरिथम में है तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो एंटी लॉग, आंसर क्या आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.36. तो ये हमारे पास मेथड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है डेट इज Kc. और इसके बेस पे भी कई बार 1 या 2 क्वेश्चंस एक हमारे पास CBSE बोर्ड एग्जाम्स में देखे जाते हैं. जनरली ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ पर Kc की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन ई नोट सेल वैल्यूज. तो हमने डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस की वैल्यू पुट करी डेट इज 0.0591 और नीचे n किस पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है, तो वो लॉग Kc. और ई नोट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है. तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके हमने यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड किया, यहाँ से लॉग Kc की वैल्यू निकाली. लॉग Kc अब हमारे पास ये वैल्यू आई लॉग Kc की, ऑपोजिट साइड जाएगा लॉग तो वहां पे क्या हो जाएगा एंटी लॉग. तो Kc इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.36.
तो ये हमारे पास मेथड है हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। नेक्स्ट अब हम टॉपिक करेंगे गिब्स एनर्जी। राइट नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स एनर्जी। अब हमने नर्स्ड इक्वेशन निकालनी, इक्विलिब्रियम निकाल लिया, तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो गिब्स एनर्जी की तो बात ही करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था क्लास 11th के कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। गिब्स एनर्जी को अब हम डिस्कस करते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू दिस सिस्टम, एक सिस्टम मतलब कि एक रिएक्शन को हम दे रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम एनर्जी जो कि यूज हो रही है, जो कि हमारे पास एक यूजेबल प्रोडक्ट हमें दे रही है, हमें एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना के दे रही है, उस एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड सो दैट वी कैन गेट अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉन एज गिब्स फ्री एनर्जी। तो जब हमने उसके बारे में बात करी थी, हमने इधर उसके जो बेसिक हमने न्यूमेरिकल हमने उसके बेस पे किया था, या हमने उसके बेस पे जो फॉर्मूला डिराइव किया था उस पे नहीं जाना, हम उसके बिल्कुल कंक्लूजन पे जाते हैं। स्टार्टिंग में, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, इन सब के बारे में बात किया था। तो उसी पे वापस आते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा स्मॉल चेंज, अगर g की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा g की वैल्यू इज लेस देन 0 तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा, और अगर हमारे पास g की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। और हम किसकी बात करें, इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस होगी तो स्पॉन्टेनियस, इक्वल होगी तो इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि इस इक्विलिब्रियम को हम डील कैसे करेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री रिएक्शन, ठीक है, ये देखते हैं। सो व्हेन अ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब एक सेल रिएक्शन हो रहा है, जब मेरे पास एक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक सेल रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो उस टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल रिजल्ट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है एक सेल का, वो क्या करेगा, फ्री एनर्जी जो भी है सेल की उसको डिक्रीज कर देगा। सो दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय दिस सेल, जो भी हमारे पास वर्क डन हो रहा है, एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या करेगा, इस फ्री एनर्जी को डिक्रीज करेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी। मतलब अगर फ्री एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी इंक्रीज कर रही है तो फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आ गया। टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, अब डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं ना, अगर मेरे को उससे ज़्यादा काम निकलवाना है, चार्ज हैज़ टू बी पास रिवर्सिबली, चार्ज को रिवर्सिबल पास करना पड़ेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिक्रीज हो जाए तो मेरी फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्री एनर्जी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी अ यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, तो ज़्यादा वर्क डन भी होगा। सो द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो अगर मेरे पास यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा हो रहा है तो गिब्स एनर्जी कम आ रही है, लेकिन अगर मैं वर्क डन को रिड्यूस कर दूं तो मेरी गिब्स एनर्जी हाई हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आया गिब्स एनर्जी के हेल्प से। सो हमने लेट किया कि NF जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट जो है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, मतलब जब Zn से Cu पॉजिटिव Cu में जा रहे हैं तो इतना चार्ज वो पास कर रहे हैं। एंड E इज द EMF ऑफ द सेल, E जो है वो मेरी EMF है। डेल्टा GR, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा GR, RG इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन की गिब्स एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा RG इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ NFES, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट और E सेल, मतलब कि EMF ऑफ द सेल के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगी।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर ये चीज हमारी कम हो जाए तो ये बढ़ जाएगा, तो इस चीज को रिड्यूस करना है, मतलब नेगेटाइज करना है, ठीक है, और इसको फिर हमारा इंक्रीज हो जाएगा. So under standard conditions, when molar concentration of all reaction species is unity at 298 Kelvin. तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशंस की, जब हमारे पास बिल्कुल 1 मोलैरिटी, वही 1 मोलैरिटी 298 केल्विन, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो सारी चीज़ें जो मेरी है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो जाए, तो मेरे पास ईएमएफ ऑफ दिस सेल क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करेंगे, दैट इज डेल्टा GR0 इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल. ठीक है, अब मैं यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू पुट कर देती हूँ इक्विलिब्रियम वाली. तो E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, E0 सेल की मैंने वैल्यू पुट करी, E0 सेल जो है वो मेरे पास होता है 5.0.0591 डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय NF, ठीक है, इनटू में log ऑफ Kc. ये आया था, राइट. ये वाली वैल्यू को अगर मैं इधर पुट कर दूं, सॉरी यहाँ पे 2.303 लेंगे, यहाँ पे हम 2.303 लेंगे क्योंकि हमें f की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, E0 सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log Kc यूज करते हैं. ये वाली वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें पुट करी तो ये वाली जो RT है, जो मेरे पास NF है, और ये वाला NF कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 2.303 RT log Kc. तो ये मेरे पास रिलेशन है हमारे पास कांस्टेंट का, गिब्स एनर्जी और E0 सेल का. E0 सेल और गिब्स एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आता है वो हमारे पास ये है, डेट इज डेल्टा GR0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 RT log Kc. कैसे निकाला, E0 सेल की वैल्यू पुट करी, E0 सेल की वैल्यू होती है 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log Kc. तो जब हमने इसको डेल्टा GR की वैल्यू में पुट करा तो क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे NF इंटू में 2.30 माइनस ऑफ 303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ Kc आ जाएगा. ठीक है, इस NF को इस NF से कैंसिल किया तो डेल्टा RG इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 log ऑफ Kc एंड RT. ये हमारे पास रिलेशन आता है गिब्स एनर्जी और हमारा E0 सेल, मतलब इलेक्ट्रोपोटेंशियल और गिब्स एनर्जी के बीच का जो हमारे पास रिलेशन है वो ये है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई. क्लियर, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया. अब हम क्या करेंगे, एक इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल E0 फॉर डेनियल सेल इज 1.1 V. कैलकुलेट द डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन. हमें E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, हमें G0 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और फॉर द डेनियल सेल तो मुझे पता है डेनियल सेल के N की वैल्यू होती है 2 और F की वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल, राइट. तो मैं इसी वैल्यूज को पुट करूंगी तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू हमारे पास NF, ठीक है, NF E0 सेल की हो जाते हैं तो Na2 इंटू में 96500 इंटू 1.1. ठीक है, ये सारी हमने वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ माइनस 2 पॉइंट, हमारे पास नेगेटिव ऑफ 212,500 वोल्ट आ जाएगा. ये हमारे पास डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग द स्टेटमेंट. बिल्कुल सीधा हमने फॉर्मूला पुट करके निकाला. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, उसमें हम देखते हैं थोड़ा सा बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू. तो कैलकुलेट द EMF ऑफ डेल्टा RG फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब फिर से हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली बात है या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन वाली बात है. रिएक्शन मुझे दी हुई है कि Zn2 पॉजिटिव से Cd2 पॉजिटिव और Cd में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, दोनों के मेरे पास सारी वैल्यूज दी हुई है, RT वगैरह वैल्यू दी हुई है. तो अब मेरे को यहाँ से E0 सेल की वैल्यू नहीं पता तो पहले मैं E0 निकालूंगी और E0 इसमें क्या आएगा, पहले E कैथोड माइनस E एनोड. अब इसमें चेक करेंगे E एनोड और E कैथोड कौन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि Zn इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये एनोड वैल्यू है. ठीक है, और ये CD इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये कैथोड वैल्यू है. ठीक है, तो E0 सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0
CD2 पॉजिटिव ऑब्लिक CD माइनस ऑफ E नॉट ऑफ ZN ऑब्लिक ZN2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ 0.40 माइनस ऑफ माइनस 0.40, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 0.40 माइनस माइनस प्लस 0.40, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से तो हमारे पास डायरेक्टली ई नॉट की वैल्यू ही 0 आ रही है। स्टूडेंट्स करेक्ट दिस क्वेश्चन, convert this CD positive into 0.04, right? Correct this question. I hope यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ पे 0.04 आ जाएगा, 0.44, तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या, माइनस ऑफ 0.04 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास डेल्टा जी आर की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा आर जी की वैल्यू होती है 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF इनटू में ये हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ 0.04, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 इनटू आर की वैल्यू हमें गिवन है 8.314, टेम्परेचर हमें दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, डेट कम्स आउट टू बी 298 डिवाइडेड बाय यहाँ पे n का एक्सचेंज कितना 2 अगेन 2 एंड f की वैल्यू है 96500 इनटू में 0.04, तो ये हमारे पास मेथड है गिब्स एनर्जी निकालने का। सो इट कम्स आउट टू बी 69.49 जूल केल्विन, 69.49 ये हमारे पास गिब्स एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, एक बार हमें इनोड सेल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, एक बार हमने बस कैथोड माइनस एनोड करके प्रॉपर वैल्यू जनरेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर मेथड है गिब्स एनर्जी को निकालने का, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने गिब्स एनर्जी क्लियर किया, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया है, गिब्स एनर्जी को कंप्लीट किया। यहाँ तक का जो चैप्टर है ना, इट इज लाइक 1/3 और 1/4 ऑफ योर चैप्टर। यहाँ तक के चैप्टर में हमने नर्व्स इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल देखे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम शुरू करेंगे, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।